नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉपर्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से हम संसद की विधायी प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, संसद की विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत 4 विधेयक होते हैं। 4 विधेयक, जो एक विधेयक साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों, इन विधेयक के बारे में समझेंगे तथा संसद में जो प्रक्रिया है इन विधेयक को पास करने की उनको भी समझेंगे। जान लेते हैं साथ ही साथ कि जो विधेयक धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक नहीं होते हैं वो विधेयक साधारण विधेयक होते हैं। दोस्तों, आगे चलेंगे। किसी विधेयक को पर प्रत्येक सदन में कुल कितने वाचन होते हैं? किसी विधेयक पर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो कुल 3 वाचन होते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। चलते हैं। पहला विधेयक समझते हैं, साधारण विधेयक। वो विधेयक, माफ करिएगा, वे विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, वित्त विधेयक नहीं है और संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, वह साधारण विधेयक कहलाते हैं। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जान लें कि प्रेसिडेंट की इसको पेश करने की प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो इसमें संयुक्त बैठक हो सकती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लोकसभा का स्पीकर करता है। आगे चलेंगे। दोस्तों, दूसरा विधेयक मोस्ट इंपॉर्टेंट विधेयक है, याद रखिएगा, धन विधेयक, मनी बिल कहते हैं, जिसे मनी बिल कहते हैं, तो जानते हैं। मनी बिल अनुच्छेद 110 के तहत दिया गया है। धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया जो है वह अनुच्छेद 109 में दी गई है। जो मनी बिल से संबंधित प्रक्रिया इनको पास करने की वह अनुच्छेद 109 में दी गई है। लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही इसे पेश किया जा सकता है। समझ लेते हैं क्या है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होगी तभी यह सदन में पेश किया जाएगा। तो किस सदन में पेश किया जाएगा? तो सर्वप्रथम यह लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साथ ही ये चीज भी याद रखेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। किसका विशेषाधिकार है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का विशेषाधिकार है कि वह कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण करेगा। साथ ही साथ आगे देख लेते हैं। राज्यसभा की धन विधेयक के मामले में शक्तियां बहुत सीमित शक्तियां हैं। राज्यसभा की धन विधेयक के मामले में शक्तियां बहुत सीमित हैं। राज्यसभा में जब ये विधेयक प्रस्तुत होता है तो वहां पर मैक्सिमम 14 दिन तक इस विधेयक को रोका जा सकता है। यदि 14 दिन से अधिक हो जाते हैं राज्यसभा में इस विधेयक को, तो यह विधेयक राज्यसभा में पास मान लिया जाता है और आगे की प्रक्रिया जारी रहती है। साथ ही साथ यदि कोई संशोधन राज्यसभा कर दे इस विधेयक पर, तो वह लोकसभा में जरूरी नहीं है मानी जाए और लोकसभा उन जो संशोधन को है मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो लोकसभा राज्यसभा द्वारा सुझाई गई संशोधन की प्रक्रिया जो बिल के अंतर्गत की गई है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं, इसके अंतर्गत संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त बैठक है इसके अंतर्गत प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इसे वापस नहीं कर सकता क्योंकि राष्ट्रपति ने पहले से ही इसमें पूर्व अनुमति दे रखी है। साथ ही साथ धन विधेयक एक प्रकार का वित्त विधेयक होता है। इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक एक प्रकार का वित्त विधेयक होता है। तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ये बात याद रखेंगे। साथ ही साथ ये चीज जान लेते हैं, धन विधेयक लोकसभा से अस्वीकृत होने के पश्चात सरकार को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। आगे चलेंगे, देखते हैं वित्त विधेयक के बारे में समझते हैं। वित्त विधेयक 3 प्रकार के यहां पर दिए गए हैं। धन विधेयक, जिसको 110 के तहत धन विधेयक एक प्रकार का वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक 117(1) वाला और वित्त विधेयक 117(3) प्रकार वाला। तो अनुच्छेद 117(1), 117(3) वाले 2 प्रकार के वित्त विधेयक को यहां पर समझेंगे। धन विधेयक को हम समझ चुके हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, जानते हैं हम लोग। आगे चलेंगे, वित्त विधेयक 117(1) वाले पर चर्चा करते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति, ये जो विधेयक है, यह इसमें अनुच्छेद 110 वाले प्रावधान भी शामिल होते हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य प्रावधान भी शामिल होते हैं। तो धन विधेयक वाली भी इसमें चीजें शामिल होंगी। तो यदि धन विधेयक वाली चीजें शामिल होंगी तो इसकी कुछ प्रक्रिया धन विधेयक के जैसी ही होगी। तो धन विधेयक की प्रक्रिया कौन सी होगी इसके अंतर्गत? तो यह विधेयक, वित्त विधेयक, राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ही सदन में पेश किया जाएगा। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है 117(1) वाले विधेयक में। साथ ही साथ यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा, यानी कि पहली बार यह कहां पेश किया जाएगा? तो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा के को लेकर इसके पास व्यापक शक्तियां हैं। धन विधेयक की बस 2 कैटेगरीज हैं, एक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और लोकसभा में पेश होना। और जो प्रक्रिया है वह साधारण विधेयक की तरह है। बस 2 चीजें जो धन विधेयक की तरह है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और लोकसभा में पेश करना। साथ ही साथ इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। साथ ही साथ दोस्तों,
इसमें राज्यसभा की शक्तियां व्यापक शक्तियां हैं। राज्यसभा की धन विधेयक को लेकर बड़ी सीमित शक्तियां थी, परंतु वित्त विधेयक 117(1) में राज्यसभा के पास शक्तियां लोकसभा के बराबर ही होती हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति इसे स्वीकृति दे सकता है साधारण विधेयक की तरह, इस पर स्वीकृति रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जो कि साधारण विधेयक की तरह आगे का प्रोसेस है। अब आगे हम जान लेते हैं वित्त विधेयक 117(3) वाला। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है पूर्व। साथ ही साथ किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, किसी में भी पेश किया जा सकता है। जरूरी नहीं इसको लोकसभा में पेश करें, इसको राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इन पर 117(3) जो सबसे अलग बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अलग बात है अन्य विधेयकों से, वो ये है यह है कि राष्ट्रपति जब तक सदन को इस विधेयक को पास करने की अनुमति ना दे दे, तब तक सदन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इंपॉर्टेंट है बस। और साथ ही साथ और चीजें ऑर्डिनरी बिल की तरह है, साधारण विधेयक की तरह है। राष्ट्रपति की स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति स्वीकृति रोक सकता है और पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो साधारण विधेयक की तरह है चीजें। आगे चलेंगे, देखेंगे संविधान संशोधन विधेयक। इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जानेंगे संविधान संशोधन हमारे संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान संशोधन दो तरह के होते हैं, हम जानते हैं। एक संविधान संशोधन पहले प्रकार का और दूसरे प्रकार का। पहले प्रकार के संविधान संशोधन में संसद में ही यह प्रक्रिया हो जाती है, जबकि दूसरे संविधान संशोधन की प्रक्रिया में, जिसके अंतर्गत केंद्र व राज्य शक्तियां, राष्ट्रपति के निर्वाचन आदि आते हैं, इनमें संशोधन करने की प्रक्रिया है, तो वह जीएसटी जैसे कानूनों पर जो केंद्र और राज्य संबंध को प्रभावित करती है, उन पर 368(2) वाला संविधान संशोधन की प्रक्रिया फॉलो होती है, जिसके अंतर्गत संसद में यह प्रस्ताव पास होगा, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक होता है। तो पहले प्रकार की प्रक्रिया में संसद में विशेष बहुमत द्वारा पारित होना होता है। विशेष बहुमत द्वारा यानी कि किसी भी सदन में, इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। साथ ही साथ ऐसा कुछ भी इसमें किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऐसा नहीं लोकसभा में पेश करना है, इसको लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। और प्रत्येक सदन में इसे विशेष प्रक्रिया द्वारा ही पास किया जाता है। तो विशेष बहुमत के द्वारा पास किया जा सकता है। विशेष बहुमत का मतलब अर्थ होता है सदन का बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों का विशेष बहुमत, यानी कि 2/3। विशेष बहुमत का मतलब सदन के जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 जो सहयोग है, जो मत है, इसको प्राप्त हो। आगे चलेंगे, यदि 368(2) यानी कि दूसरे प्रकार का जो संविधान संशोधन होता है, जिसमें केंद्र और राज्य आदि शक्तियां प्रभावित होती हैं, वह संसद की विशेष बहुमत के साथ ही साथ राज्यों का अनुमोदन भी उसमें आवश्यक होता है। एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखेंगे कि 24वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य किया गया है। आगे चलेंगे, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इंपॉर्टेंट है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का प्रावधान नहीं है, लोकसभा में पहले पेश करने का भी प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं है। तो आगे चलेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की विधेयकों पर स्वीकृति, तो वह अनुमति दे सकता है किसी विधेयक पर, वह अनुमति अपनी रोक सकता है, वह सदनों को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है इस विधेयक को। यदि वह एक बार सदन को पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है और सदन या फिर संसद इसको किसी प्रकार के संशोधन करके या फिर वही विधेयक पुनः वापस राष्ट्रपति के समक्ष पेश कर देते हैं, तो राष्ट्रपति इसको अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आगे देखेंगे दोस्तों, यदि राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति ना दे, ना पुनर्विचार के लिए दे, वापस भेजे, वह विधेयक को अपने पास रख ले अनंत काल के लिए, तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो की शक्ति। इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो की शक्ति। भारत में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1986 में भारतीय डाक विधेयक पर पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया गया। आगे चलेंगे दोस्तों, जान लेते हैं संयुक्त बैठक के बारे में कुछ विशेष चीजें। तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है, इसको राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। अध्यक्षता इसकी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। साधारण वित्त विधेयक में ये संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जबकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। भारत में अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है जिसमें संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो पहला है दहेज प्रतिषेध 1959 वाला, जिसमें 1961 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। बैंकिंग सेवा आयोग 1978, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। और आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2002, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अपने फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में दें।